डियर स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर 4 ऑफ लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक्सटर्नल वोल्टेज से डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे चेंज होगी, ये आज की हमारी इस वीडियो में है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो केपेबल है कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शंस में और केमिकल एनर्जी से या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासिफाई करे जाते हैं। वन इज़ द गैल्वेनिक सेल, या जिसे हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि गैल्वेनिक सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जिनमें जो एनोड है वो हमेशा नेगेटिव और कैथोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इससे अपोजिट नेचर में आ जाते हैं जिनका एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की किस तरह से वर्किंग और कंस्ट्रक्शन है ये देखते हैं। कॉपर जिंक कॉपर सेल के लिए, नाउ इन जिंक कॉपर सेल विच इज़ अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें अब हम देखते हैं कि एनोड और कैथोड किस तरह से बने हुए हैं। तो जिंक का यहाँ पे एनोड है और इलेक्ट्रोलाइट इज़ ऑफ जिंक सल्फेट, और कॉपर इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है जो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है। अब एनोड यहाँ पे एक हम सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हैं, लोन, LOAN, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में एनोड होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होती है और इस पे नेगेटिव का चार्ज होता है। सिंपल सेल रिप्रेजेंट करते हुए हम लोन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड है, नेगेटिव का साइन हमें डायग्राम में दिख ही रहा है, और जिंक सल्फेट में डिप्ड है। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, यानी कि आयन से सॉल्यूशन, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन एनोड है और कॉपर का इलेक्ट्रोड रिडक्शन और कैथोड है। कैथोड वो प्लेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के कॉपर आइंस करेंगे, कॉपर आइंस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर। मगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड तक कैसे जा रहे हैं, इसके लिए बाहर हमें एक एक्सटर्नल सर्किट नज़र आ रहा है। द एक्सटर्नल सर्किट इज़ अ पाथ जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एनोड से कैथोड। और अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन हम किसकी दिखाते हैं, हमेशा करंट की। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड यानी कि जिंक से कॉपर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कॉपर से जिंक की दिखानी होगी। अब अगर ये सेल इसी तरह वर्क करता रहे तो हमने ये देखा कि जिंक जैसे जैसे जिंक आयन में बदल रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या इलेक्ट्रॉन रिच हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पुश हो रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट की तरफ और यहाँ से ये पहुँच रहे हैं कैथोड में। इसी तरह से कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं। नाउ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सॉल्ट ब्रिज। डायग्राम में हम देख रहे हैं सॉल्ट ब्रिज, यू शेप की इन्वर्टेड ट्यूब है और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे KCl, KNO3 या K2SO4 और सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट इन अगार अगार एंड जिलेटिन। अब इन्हें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहा गया है, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट हैं इन्हें इनर्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज़ वन whose ion do not take part with the chemical reaction going in the electrolytes। तो इसके जो आयन्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली पार्ट नहीं ले रहे हैं, जो हमारी रिडॉक्स की रिएक्शन हो रही है, मगर इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सॉल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जब जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा होगा तो लेफ़्ट वाले हमारे कंटेनर में Zn2 पॉजिटिव इस बीकर में
एक्सेस में हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ Zn2 पॉजिटिव आइन इन द लेफ्ट बीकर। और बिल्कुल इसी तरह से राइट बीकर में अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में के कॉपर आयन कॉपर की रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे राइट कंटेनर में। धीरे धीरे जो हमारा लेफ्ट वाला कंटेनर है Zn2 पॉजिटिव से रिच हो जाएगा, सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस एक्सेस में हो जाएंगे। अब इन एक्स्ट्रा आयनिक चार्जेस को बैलेंस करने का बहुत बड़ा काम सॉल्ट ब्रिज के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ Zn2 पॉजिटिव और जो हमारा राइट कंटेनर है उसमें एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस आ जाएंगे, तो सॉल्ट ब्रिज के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम होगा कि जहाँ पे पॉजिटिव आयन का एक्यूमुलेशन है वहाँ पे अपना नेगेटिव आयन भेज के न्यूट्रलाइज कराएंगे, और जहाँ पे नेगेटिव आयंस का एक्यूमुलेशन है वहाँ पे अपने पॉजिटिव आयन को भेज के न्यूट्रलाइज कराएंगे। तो एक्चुअली में सॉल्ट ब्रिज के 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहली बात, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी में जो आयंस का फ्लो है, इंटरनल सर्किट में आयंस के फ्लो को मेंटेन करता है विदाउट मिक्सिंग ऑफ द 2 सॉल्यूशन। दोनों के सॉल्यूशन अपने अपने कंटेनर में सेपरेट हैं, तो उन दोनों के सॉल्यूशन को तो मिक्स नहीं होने देता मगर उन्हें आयंस को मूवमेंट दे देता है। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है दोनों ही हाफ सेल में, क्योंकि ना तो इसने कहीं पे भी एक्सेस ऑफ पॉजिटिव को एक्यूमुलेट होने दिया और ना ही कहीं पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव को। तो अब अगर हम इस सेल की पोटेंशियल जानना चाहते हैं कि ये सेल कितनी पोटेंशियल बनाएगा, तो फॉर्मूला हमारा होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को रखने से इस सेल की वोल्ट हमें मिलती है 1.1 वोल्ट। अब जो हम आगे देखने वाले हैं डायग्राम, इस वाले डायग्राम में हम देखेंगे कि अगर इंक्रीजिंग एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, ध्यान देना बच्चों, इंक्रीजिंग एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करी जाए सेल पे, और इस ई एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट यानी कि सेल की अपनी पोटेंशियल से कम हो, यानी कि ई एक्सटर्नल इज़ लेस देन 1.1 वोल्ट। अब ऐसे केस में सेल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करता रहेगा, यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाना। सेल अपने नॉर्मल फंक्शन में रहेगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, जिंक से कॉपर, और करंट का फ्लो कॉपर से जिंक। तो ये हमारा पहला केस है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू लेस देन द सेल पोटेंशियल है, द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस इन द सेल। ये रिएक्शन अपने आप तब तक होती रहेगी, नॉर्मल होती रहेगी, यानी कि जिंक डिज़ोल्व होगा जैसे हो रहा था एनोड पे, और कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा जैसे हो रहा था कैथोड पे। अब नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं कि अगर ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाए। अगर दोनों ही बराबर हो जाएं तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, और करंट का फ्लो भी ज़ीरो हो जाएगा। नो करंट विल फ्लो इन दैट केस इफ़ ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू द सेल पोटेंशियल। अब आते हैं एक अगले केस पे, जहाँ पर फर्दर इंक्रीज करने से, ई एक्सटर्नल को फर्दर बढ़ाने से द रिएक्शन स्टार्ट अगेन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू अगर 1.1 से बढ़ा दी जाए तो रिएक्शन ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी, रिएक्शन तो होगी मगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब इस वक्त क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कॉपर से जिंक हो गई और करंट की डायरेक्शन जिंक से कॉपर। और इस वक्त हमारा कॉपर, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो अब ये कॉपर एनोड की तरह बिहेव करेगा और जिंक इस वक्त कैथोड की तरह से बिहेव करेगा। तो इस वक्त क्या हो रहा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल इज़ ग्रेटर देन द सेल पोटेंशियल और डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अगर ये डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो वर्किंग में भी फ़र्क आ गया,
कॉपर विल डिज़ोल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि एनोड है, अब इसका यहाँ पे डिज़ोल्यूशन शुरू हो गया। कॉपर विल डिज़ोल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड, और इस वक्त जिंक इज़ डिपॉजिटेड एट, जिंक कहाँ से, सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से जिंक के आइंस डिपॉजिट कहाँ होने लगेंगे, जिंक के इलेक्ट्रोड पे। तो अब ये सेल हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह से बिहेव करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड इन ब्रिंगिंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस वक्त एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रही है, और इसीलिए इसको अब हम किसकी तरह से ट्रीट कराएंगे, एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और कैसे इफ़ेक्ट होता है अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को कम, ज़्यादा या इक्वल कर देते हैं सेल पोटेंशियल के। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट ईच इलेक्ट्रोड, व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, ये उस वक्त के लिए पॉइंट है। एट ईच इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged। इसका क्या मतलब है कि जब हमारा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है और उस वक्त जो मेटल आइंस उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में थे, उनकी टेंडेंसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, तो आपका वो इलेक्ट्रोड किसकी तरह का बिहेव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह से एक्ट करेगा। मगर इसी समय अगर हम एक ऐसे इलेक्ट्रोड की बात करते हैं जिसके मेटल एटम्स की टेंडेंसी सॉल्यूशन में आयन की तरह जाने की है, सॉल्यूशन में वो एज आयंस बन के जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है, तो ऐसे टाइम में आपके इलेक्ट्रोड का नेचर नेगेटिव चार्ज का होता है। हम जानते हैं एनोड हमारा नेगेटिव है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और कैथोड हमारा पॉजिटिव चार्ज का है जहाँ पे रिडक्शन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसीज of the two opposing reactions, the electrode may be positively or negatively charged with respect to the solution। ये हमने अभी भी अपने डायग्राम में देखा था कि अगर ई एक्सटर्नल का नेचर चेंज हो जाता है तो इलेक्ट्रोड्स जो हमारी रॉड्स हैं ये भी अपने नेचर को चेंज कर सकती हैं। जो जिंक पहले एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, जब ई एक्सटर्नल की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हुई तो वही हमारा जिंक इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करने लगा था, कैथोड की तरह। अब नेक्स्ट टर्म, अ पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होता है, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हर इलेक्ट्रोड की अपनी पोटेंशियल होती है, यानी कि हर हाफ सेल की अपनी पोटेंशियल होगी, मगर इसी में अगर हम यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन ले लें यानी कि 1 मोलैरिटी का लें तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और आईयूपैक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा एनोड हमेशा वो पार्ट है गैल्वेनिक सेल में जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है और एनोड को नेगेटिव बुलाया जाएगा, नेगेटिव। और इसी तरह से कैथोड हमारा वो वाला पार्ट कहलाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लगा हुआ होगा और जहाँ पे हमेशा रिडक्शन की टेंडेंसी होगी। तो हमने एक टर्म लोन जो पढ़ा है, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन एंड देन इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। तो अधिकतर हम इसी को अप्लाई करते हैं, मगर ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन किस इलेक्ट्रोड से किधर की तरफ है। So that's all for the lecture 4. So we will be meeting in the next lecture 5 with our new topic, electrochemical series.